नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आस्था स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास में आज हम सब देखेंगे इंडो बैक्टीरियन वंश। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हमारे शक वंश से आते हैं, तो उनको भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। दोस्तों देखिए, हर एक पॉइंट को हमें इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है, कहीं से भी कोई भी पॉइंट महत्वपूर्ण बन सकता है। स्पेशली जो इम्पोर्टेंट है उन्हें तो हमें ज्यादा फोकस करना होगा, लेकिन ऐसे भी कुछ पॉइंट्स हमारे होते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव में अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इंडो बैक्टीरियन वंश से क्या क्या चीजें पेपर में पूछी जाती हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इंडो बैक्टीरियन वंश का, तो ये वंश बहुत दिनों तक भारत में नहीं रह पाया। अभी हम सब देखेंगे उसका रीजन क्या रहा, कारण क्या रहा, क्यों ये लोग ज्यादा दिन तक नहीं रह पाए। तो हम सभी इस बारे में जानते हैं कि अगर कोई भी वंश शॉर्ट समय के लिए यानी कम समय के लिए अगर रहता है, शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, तो उससे ज्यादा चीजें नहीं हो पाती हैं, इसलिए पेपर में उससे बहुत जानकारी भी नहीं पूछी जाती है। तो जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं इन्हें देखते हैं। पहला पॉइंट तो हम बात करें तो दोस्तों, इंडो बैक्टीरियन वंश जब भारत आया, ये लोग भारत दौड़ा के समय में दो भागों में बढ़ गए थे। तो इसलिए हमें इनके वंश को पढ़ने के लिए दो भागों में देखेंगे कि कौन किस हिस्से को जीतकर उन्होंने अपना राज्य किया और उसमें क्या क्या कार्य किया। तो पहला दोस्तों हम बात करें, पहली शाखा जो थी डेमेस्टियस के नेतृत्व में, तो यहाँ पे नाम याद रखना आपका डेमेस्टियस। डेमेस्टियस के नेतृत्व में पंजाब के कुछ हिस्से को जीतकर इन्होंने साकल को राजधानी बनाई। तो क्वेश्चन यहाँ से अगर आपका बनता है कि डेमेस्टियस ने किस स्थान को अपनी राज्य की राजधानी बनाई थी, तो हो जाएगी साकल। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे इंडो बैक्टीरियन जो जब भारत दौरे पर आए थे तो वो दो भागों में विभाजित हो गए थे। पहला वाला जो डेमेस्टियस के नेतृत्व में साकल को राजधानी बनाई अपने, और दूसरी शाखा जो यूके ट्राइबियस के नेतृत्व में पंजाब के कुछ हिस्से को जीतकर उन्होंने क्या किया था, तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तक्षशिला हमारा एक ऐसा प्लेस है जो प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण बना, क्योंकि शिक्षा के बारे में बात करें हम तो भारत में शिक्षा का पहला केंद्र हमारा तक्षशिला ही है, और सबसे प्राचीन विद्यालय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो तक्षशिला ही है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे आगे, तो डेमेस्टियस का महान शासक जो हुआ मिनांडर हुआ, जिसके बारे में हम कई बार इतिहास में चर्चा भी कर चुके हैं और आप लोग इससे अवगत भी होंगे। मिनांडर का जो एक पवित्र ग्रंथ था मिलिंद पन्हो था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बातें लिखी गई हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो इस पॉइंट को देखते हैं हम सभी। डेमेस्टियस का महान शासक मिनांडर हुआ, जिसे बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद के नाम से जिसे मिलिंद के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों बनता है, मिलिंद उपनाम किसका था, तो मिनांडर का था। और मिनांडर किस धर्म को मानने वाला था, तो बौद्ध धर्म को मानने वाला था। अब दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, जिसने क्या किया था, बौद्ध धर्म के वार्तालाप पर बौद्ध धर्म के विद्वान नागसेन, तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं, नागसेन को पराजित किया था। तो क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है, बौद्ध धर्म के वार्तालाप पर नागसेन को पराजित करने वाले का नाम क्या था, तो मिनांडर ही थे, जिन्होंने क्या किया था, वार्तालाप पर ही बौद्ध धर्म के अगर हम बात करें विद्वान, तो नागसेन को पराजित किया था। तो यहाँ पे जो भी नाम आपके महत्वपूर्ण बन रहे हैं उन नामों को आपको ध्यान देना है। जिसकी जानकारी के बारे में बात करें हम, तो जिसकी जानकारी हमें मिलती है बौद्ध धर्म के ग्रंथ मिलिंद पन्हो से। तो दोस्तों, मैंने आपसे बार बार एक चीज कहा है इतिहास के हर एक पॉइंट में कि हमें टोटल इतिहास की जानकारी जो मिली है वो कहीं ना कहीं साक्ष्यों के बिहाफ पर मिला है, और साक्ष्यों में महत्वपूर्ण हमारे पास ग्रंथ काफी महत्वपूर्ण बने हैं। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, मिलिंद पन्हो ग्रंथ किसका है, तो मिलिंद पन्हो ग्रंथ के जो रचनाकार या हम कह सकते हैं वो मिनांडर हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो मिनांडर को किस नाम से जाना जाता है, मिलिंद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा आपका, बौद्ध धर्म के वार्तालाप पर बौद्ध धर्म के विद्वान नागसेन को किसने पराजित किया था, तो वो भी आंसर आपका बन जाएगा मिनांडर। अब क्वेश्चन अंतिम पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं दोस्तों,
इंडो बैक्टीरियन वंश भारत में बहुत दिनों तक नहीं रह सका, उसका मूल कारण था कि आप सभी ने चीन की दीवार के बारे में सुना होगा, जो सी होंगटिंग के द्वारा बनवाई गई थी, जो आज भी मौजूद है। तो ये लोग भारत में अधिक दिनों तक नहीं रह सके क्योंकि सी होंगटिंग द्वारा, यहाँ पे दोस्तों एक महत्वपूर्ण नाम आता है सी होंगटिंग, तो याद रखेंगे सी होंगटिंग द्वारा चीन के दीवार का बनवा देना था। यानी चीन की दीवार का निर्माण किसने कराया था? तो सी होंगटिंग ने कराया था, और जिसके कारण क्या हुआ कि इनका भारत में आना जाना बंद हो गया। तो दोस्तों ये एक छोटा सा टॉपिक था जो इंडो बैक्टीरियन के बारे में जो जानकारी आपको यहाँ पे है। इसके बाद दोस्तों हम अभी चर्चा करते हैं इसी में शक वंश से बनने वाले प्रश्नों के बारे में। दोस्तों देखते हैं शक वंश में क्या क्या क्वेश्चन हमारे बनते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों शक वंश में जानकारी के बारे में, तो दो अभिलेखों से इसकी जानकारी मिलती है। पहला अभिलेख जो हमारा पहला अभिलेख है पारसी पोलिस तथा दूसरा है नक्शी रुस्तम। दोस्तों जैसा कि हम बता चुके हैं आपको, उस समय शिलालेख और अभिलेखों या ग्रंथों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। तो शक वंश के बारे में अगर हम बात करें तो शक जो भारत में आए उसकी जानकारी जो मिलती है पारसी पोलिस तथा नक्शी रुस्तम अभिलेख से मिलती है। अब इनका आने का उद्देश्य क्या था और कितने दिन तक ये भारत में रहे, इन्होंने क्या क्या किया, इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों बात करें हम तो शक लगभग 165 बीसी में ईसा पूर्व में भारत के उत्तर पूर्व में प्रवेश किया था। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत में आने का मेन उद्देश्य क्या था, लोगों का या हमारे जैसे भी ये वंश थे इनका मेन उद्देश्य था यहाँ पे आकर व्यापार करना या फिर यहाँ पे अपने राज्य का विस्तार करना या यहाँ की मूल संपत्ति या धन का यहाँ से ले जाकर अपने राज्य का विस्तार करना। तो इनका मेन उद्देश्य क्या था? तो इनका मेन उद्देश्य क्या था? ये चारागाह की खोज में भारत आए थे। तो यहाँ पे दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है चारागाह। अगर शकों के बारे में बात करें तो शकों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है शकों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो मध्य एशिया के रहने वाले थे, और ये भारत में लगभग किस समय आए थे? तो 165 बीसी के आसपास में आए थे। कहां पर, किस दिशा से प्रवेश किए थे? तो उत्तर पूर्व दिशा से प्रवेश किए थे। और इनका मेन उद्देश्य भारत में क्या था? चारागाह की खोज में भारत आए थे। भारत के शक राजा अपने आप को, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, क्षत्रप कहते थे। अब दोस्तों इस तरीके से जो ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में बनते हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आप इन पॉइंटों से निकाल सकते हैं, या फिर पूरी वीडियो को देखने के बाद इससे रिलेटेड आप ऑब्जेक्टिव खुद बनाएं और उन ऑब्जेक्टिवों को प्रैक्टिस में रखें कि अगर कोई भी प्रैक्टिस सेट में मिलता है या फिर कोई भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं तो वहां पे आप उसको इंपॉर्टेंट टिक करते रहें। चलिए दोस्तों आगे हम बात करें तो रुद्रदामन यानी शकों की अगर हम बात करें तो शक जब भारत में आए थे तो ये अलग अलग अपने वर्गों में बढ़ गए थे। तो इनका लगभग 5 जगह इन्होंने विस्तार किया था अपना। उन विस्तार में से सबसे अगर हम बात करें विस्तार करने वाले राजाओं में तो रुद्रदामन प्रथम का स्थान आता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं रुद्रदामन के बारे में। रुद्रदामन ने सातवाहन नरेश सातकर्णी को 2 बार हराया था। मैं इसके पहले वीडियो में आपको सातवाहन वंश पढ़ा चुका हूं, या आंध्र सातवाहन वंश, आप वहां से उस वीडियो को देखें, वहां पे आपको सातकर्णी के बारे में जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों हम बात करें सातकर्णी को हराने वाले में तो आपका रुद्रदामन जो था उसने 2 बार हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री द्वारा बनाई गई एक झील आप लोग देखते होंगे पेपर में अक्सर आती है, सुदर्शन झील का वर्णन। तो दोस्तों ये सुदर्शन झील आपका महत्वपूर्ण बनती है। सुदर्शन झील कहाँ पे है? तो जूनागढ़ में है। और किससे जानकारी मिलती है? तो जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ की बात करें तो गुजरात में है। तो उससे रिलेटेड हम आपको पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो सारे ही अभिलेखों के बारे में वीडियोस अपलोड किया जा चुका है। तो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों तो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री द्वारा बनाई गई सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण
में भारी धन व्यय किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था या पुनर्निर्माण किसने कराया था, तो रुद्रदामन ने करवाया था। अब इसकी जानकारी के बारे में अगर हम बात करें तो जूनागढ़ के अभिलेख से मिलती है या संबंधित है। इस वंश का अंतिम शासक के बारे में बात करें तो रुद्र सिंह तृतीय था। रुद्र सिंह तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने की और इसके साम्राज्य को क्या किया, गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। अभी दोस्तों हम कुषाण वंश के बाद गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे शकों के बारे में, वहां पे भी जानकारी मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ से बनने वाले ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।